हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश सिंह, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। किसी कारणवश वो हमसे अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिनकी प्रेरणा स्रोत से हम लोग शुरू में काफी मुश्किलें आई, कैसे होगा, कैसे करेंगे, पर आज हमारे आप सबके सामने है कि हम लोग इसको इस कार्यक्रम को करने में सफल तो नहीं हुए, आज शुरुआत है और जरूर सफल होंगे। मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर नंदिता आईपी सिंह मैम का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, जिनका स्नेह हमेशा हम लोगों को मिलता रहा है और किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन प्रॉब्लम नहीं है, हंसते हुए बड़े और मैं उन हार्दिक दिल से करती हूँ। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में इस 7 दिवसीय कार्यशाला में हमारे मुख्य वक्ता होंगे प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार सिंह जी, जो पूर्व विभागाध्यक्ष ललित कला मर्मज्ञ व आपकी सितार वादन के साथ साथ शोध प्रविधि पर, संगीत विषय में शोध प्रविधि पर पुस्तकें हैं। इसके अलावा भी इनके पुस्तकें प्रकाशित हैं जो छात्रों के हित में है। ये अपना लेक्चर देंगे। नेक्स्ट है सर उषा बनर्जी जी। मैम बहुत सरल, बहुत अच्छी और इनकी लेखनी में इतनी शक्ति है कि बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी, क्लियर। वो क्या कहना चाहती हैं वो एकदम सीधे पटल पर आ जाता है। आप आचार्य संगीत शास्त्र विभाग भातखंडे सम विश्वविद्यालय लखनऊ वरिष्ठ संगीत शास्त्री व कला वसुधा जर्नल की संपादिका हैं। इनकी पत्रिकाएं हमने पढ़ी हैं और कभी कभी ये फेसबुक पर भी अपने विचारों को लिखती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप अपने अच्छे शब्दों से, अच्छी भाषा से हमारे बच्चों को रिसर्च के बारे में अच्छी जानकारी देंगे, इससे हमारे शोधार्थी लाभान्वित होंगे। मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उसके बाद प्रोफेसर एके सिंह है। मुझे लगता है कि काफी लोग आपके बारे में जानते होंगे। आप आचार्य कला इतिहास विभाग कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त आचार्य हैं। इनका ये भारत कला भवन के निदेशक, भारत कला भवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके निदेशक के रूप में भी आप उसका भी निर्वहन कर चुके हैं और सफलतापूर्वक उनके कई सारे एग्जीबिशन उस हॉल के हमने देखे हैं और उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस और आगे उत्थान उसका आपके कार्यकाल में अत्यधिक हुआ है। उनका मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अगले हमारे वक्ता के रूप में प्रोफेसर शांति स्वरूप सिन्हा जी हैं, जो आचार्य कला इतिहास विभाग दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हैं। ये इनका मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के विषय में आप जो भी चर्चा करेंगे, इससे हमारे शोधार्थी बहुत लाभान्वित होंगे। इनकी कुछ चीजों को मैं कुछ विषयों पे जो इनका काम है या लेक्चर्स है, ये फेसबुक पर
और डालते रहते हैं, और इससे देख के और भी हमारे शोधार्थी इससे लाभान्वित हो। इनका सीधा लेक्चर तो होगा, पर उस पे भी जाके इनका सुने। मैं चाहती हूँ कि अच्छे लेक्चर सारे शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को, एमए फाइनल, को चाहिए। उसके बाद हमारे बीच प्रोफेसर मुकुल गर्ग जी हैं, होंगे, जो सेवानिवृत्त आचार्य हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, वरिष्ठ संगीत शास्त्री एवं संगीत संकल्प के राष्ट्रीय महानिदेशक हैं। ये हिंदी के आचार्य होते हुए भी इनका विशेष रुझान संगीत की ओर ही रहा है, और बहुत काम है। संगीत संकल्प पूरे देश में एक ऐसी संस्था के रूप में चल रहा है जो नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान कर उसे आगे लाने का काम करती है। और मैं बहुत स्टूडेंट लाइफ से इस संस्था को जानती हूँ, और उस पे प्रोग्राम भी हमने दिए हैं, और ये काफी अग्रसर है। काफी युवाओं को इन्होंने मंच दिया और कलाकार के रूप में स्थापित किया है। ऐसे में प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तत्पश्चात हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के शिक्षक, छात्र छात्राओं के अलावा देश के विभिन्न प्रांतों से, जैसे जालंधर, सोनीपत, वेस्ट बंगाल, मानसरोवर, जयपुर, मेरठ, पुणे, हरियाणा, गुवाहाटी, उत्तराखंड, इम्फाल, मणिपुर, दिल्ली, शिमला, त्रिपुरा, चंडीगढ़, अगरतला, राजस्थान इत्यादि से भी हमारे बीच शिक्षक और शोधार्थी जुड़े। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम लोग। मैम अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार कृपया ट्राई करें। हेलो जी, आ रही है मैम? आ रही है आवाज। यस मैम। एक बीच में गौरी शंकर से मैं निवेदन करूंगी कि नंदिता मैम को आप जोड़ ले। हेलो, जुड़ गई है मैम? अभी मैं जुड़ गई हूँ। ओके ओके मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमारे देश के बहुत सारे जगहों से सारे शिक्षक और शोधार्थी जुड़े हुए हैं। मैम पता नहीं आप सुन पाए कि नहीं, हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि इतने लोग हमारे साथ इस शोध प्रविधि 7 दिवसीय कार्यशाला में जुड़े हुए हैं, जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे 100 पे मुझे ब्लॉक करना पड़ा, रोकना पड़ा। मम्मी विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं समस्त शिक्षक वृंद का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। विभाग के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी गण जिनका पूरा सहयोग रहा है, उनका मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ऑडियो आ रहा है आपको? मैं अपना स्वागत भाषण पे विराम करती हूँ। साहनी, आप कार्यक्रम को आगे ले चले। सर वॉइस नहीं आ रही है।
थैंक यू मैम। मैं आगे के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर ननिता मैम को, डीन आर्ट फैकल्टी। प्लीज मैम अपने उद्बोधन दीजिए आप। धन्यवाद प्रदीप जी। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है इस समय, जबकि आप लोगों का फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक डिपार्टमेंट ऑफ गोरखपुर यूनिवर्सिटी आज एक ऑनलाइन वर्कशॉप का इनॉग्रल सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इसमें जो है 7 डेज लगातार 7 दिन कई एक्सपर्ट लेक्चर्स होंगे। और उसमें जो है जो आपका टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक, वो जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से वो उसको आप लोग कवर करेंगे और सारे विद्यार्थियों को, और मुझे तो लगता है कि और भी लोग को जो उससे जुड़ना चाहें उससे उनको बहुत ही मुझे लगता है कि लाभ होगा। ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि कई दिनों से मैं चाहे वो वैलिडिक्टरी सेशन हो चाहे इनॉग्रल सेशन हो, कई डिपार्टमेंट्स ने इसको आयोजित कर लिया है, किसी का आज समाप्त हो रहा है, आपकी आज शुरुआत हो रही है। तो मैंने जब ज्वाइन किया है तो मैंने उसमें पाया है कि बहुत अच्छे लेक्चर्स हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे एट अ पर्सनल लेवल मुझे कई सब्जेक्ट्स के बारे में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में न्यू एडवांसेस हैं, टेक्निक्स हैं, उनके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। आज मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो मुख्य अतिथि हैं वो राजेश्वर आचार्य जी हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको उद्बोधन सुनने का अवसर मिलेगा, क्योंकि राजेश्वर जी को हम लोग बहुत सालों से सुनते आए हैं और उनको मिस करते हैं। कई बार उन्होंने बड़े आयोजनों में जो उन्होंने बातें रखी हैं वो बहुत ही अच्छी लगी हैं और बहुत ही लाभप्रद रही हैं। तो मैं जानती हूँ कि ये जो है उद्बोधन जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, और मैं कोशिश करूँगी, प्रयत्न करूँगी कि मैं उनको सुन पाऊँ। मुझे लगता है कि वो शायद जुड़ चुके हैं। मुझे अभी 65 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, पर राजेश्वर आचार्य जी का मैं नहीं देख पा रही हूँ। शायद वो जुड़ चुके हैं। जुड़े हैं मैम। अच्छा, धन्यवाद। ये जो है आपकी जो इनॉग्रेशन हो रही है, जो इसका आप लोग शुरुआत कर रहे हैं इस ऑनलाइन वर्कशॉप का, ये सारे विभागों में आयोजित की जा रही है। ये एक हमारे एक क्रमबद्ध तरीके से नैक के लिए हम लोग कर रहे हैं इसको, परंतु इसका मैं देखती हूँ कि कम से कम एक विश्वविद्यालय में कुछ दिनों के बंद होने के बाद एक अच्छी हलचल है और अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट इससे जनरेट हो रहा है, और मुझे इस चीज़ का बहुत ही संतोष है। इसके लिए मैं प्रोफेसर राजेश सिंह जी का, जो हमारे कुलपति हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, क्योंकि ये उन्हीं का विजन है, उन्हीं की सोच है, जिसके कारण हम लोग जो है सारे विभाग इसको आयोजित कर रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। एक दो चीज़ें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब हम लोग अलग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, अलग एक कंपार्टमेंटलाइजेशन होता जा रहा है कि जिससे कि सब सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से स्पेसिफिसिटी रिसर्च मेथोडोलॉजी की कई सालों से डेवलप की जा रही है। आप में भी होगा, क्योंकि संगीत और कला का क्षेत्र तो अपने आप में ही उसकी अलग एक तरह से मेथोडोलॉजी होती है, परंतु अंततः वो सारा कुछ वो हमारे एक समाज के लिए, एक मनुष्य के लिए वो लाभप्रद होती है। उसका एक बहुत बड़ा स्थान होता है। जितना भी रिसर्च हो रहा है, जितना भी शोध हो रहा है, वो अंत में जाके मनुष्यता की भलाई के लिए ही हम लोग सोचते हैं कि उसका कुछ ना कुछ उसमें से हम
निष्कर्ष निकाल पाएंगे, फाइंडिंग्स निकाल पाएंगे, और अगर ठीक भी नहीं है फाइंडिंग्स तो उसके ऊपर हम लोग आगे वर्क कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि कई बार कई ओकेजन्स पे मैंने सुना है, और हम लोगों ने सोशल साइंसेस में भी और आर्ट्स में भी, लैंग्वेजेस में भी ये डायमेंशंस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बहुत बार आए हैं, और उसमें भी ये पाया गया है कि अगर हम क्वांटिटेटिव भी अप्रोच अगर किसी भी उसमें हम ज़्यादा यूज करते हैं, पर उसका एक क्वालिटेटिव एंगल एस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। तो इसका ये मुझे लगता है अभिप्राय ये है कि एक तरह से हम एक नए युग में हम एक तरह से अपना विश्वविद्यालय भी आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक कोलैबोरेटिव एक एस्पेक्ट रिसर्च का अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग इसको इंटरडिसिप्लिनरी बना पाएंगे, उतना मुझे लगता है कि उससे बहुत से नए एस्पेक्ट्स, एंगल्स और एक नया एक डायमेंशन हम लोगों को प्राप्त होगा, जो कि शायद बेहतर होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लगी कि मैं आपसे शेयर करूं। उसके साथ साथ चाहे आपका म्यूजिक से ही रिलेटेड डिपार्टमेंट है, फाइन आर्ट्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, या सोशियोलॉजी से है, साइकोलॉजी से है, लिटरेचर से है, आजकल शोध में, रिसर्च में जो टेक्निकल इनोवेशंस आए हैं, उसको आपको सामने तो रखना ही है। उसके बिना तो आजकल फंक्शनिंग मुश्किल है किसी भी रिसर्च की या किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन की। परंतु साथ साथ जो मेथडोलॉजी है, वो जो है, हमको कई बार ऐसा हमको लगता है कि जो मेथडोलॉजी हमको मिलती चली आ रही है, वो बहुत कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस और पाश्चात्य विधाओं की जो है वो उससे हम लोग डेवलप किए हैं। परंतु मुझे लगता है फाइन आर्ट्स और म्यूजिक में तो ये शायद नहीं होगा। पर अक्सर ये बात होती है कि जो हम लोग अपनी मेथडोलॉजी भी है वो भी हम लोग डेवलप करें, क्योंकि अब तक इस जो हम लोगों की जो प्रचलित मेथडोलॉजी जो चली आई है एकेडमिक डिसिप्लिन्स में, उसमें जब एक क्रिटिक डेवलप होता है तो वो एक तरह से एक उसका स्लांट, उसका एंगल पाश्चात्य जो वे ऑफ लुकिंग है या वे ऑफ मतलब कैटेगराइजिंग और अंडरस्टैंडिंग एपिस्टेमोलॉजी जो है उसकी, वो उस पर काफ़ी डिपेंड करती है। तो एक नए मेथड्स की भी बात होनी चाहिए, और ये डेवलप करना शायद बहुत ही आवश्यक है, और एनईपी में शायद इसकी और भी इसकी परिकल्पना की गई है। तो मुझे ये लगता है कि इस पे जो है थोड़ा और इस पे करने की आवश्यकता है। इन सब बातों के साथ अंत में मैं कहना चाहूँगी कि जो रिसर्च है वो उसका अल्टीमेट एम है कि एक ऐसा एक नया एक विजन निकले, या एक नया उसका एक क्रिएटिव एस्पेक्ट भी है कि आपने एनालिसिस किया, आपने सारे मॉडल्स अपनाए, आपने सारे उसके जो उसके पैरामीटर्स हैं उस पर आपने ध्यान दिया, पर अंत में उसका जो एक फाइंडिंग होता है उसमें एक क्रिएटिव एंगल होता है जो कि उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एंड में जाके उसी से जो है सबको रिसर्च का एक एम फुलफिल होता है। इन सब बातों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो 7 दिवसीय जो आपकी वर्कशॉप है, कार्यशाला है, वो बहुत ही रिसाउंडिंग एक सक्सेस होगी। मैं साथ साथ आपके विभाग के सारे जो लोग हैं उन सबको भी मैं एक बार कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर उषा सिंह जी को मैं कहना चाहूँगी कि आपने इनिशिएटिव लेके इसको ऑर्गेनाइज किया है मैडम, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उसके साथ प्रदीप कुमार साहनी जी हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार साहनी, ये बहुत विश्वविद्यालय में
कुछ भी बड़ा आयोजन होता है उसमें ये पूरा अपना सहयोग देते हैं। और एक जो डायमेंशन है, जो विश्वविद्यालय की एक जो पहचान है, कल्चरल एस्पेक्ट है, उस वो मैंने इंटरनेशनल सेमिनार जो पिछले अभी विगत मार्च में हुआ, वो सब देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। गौरी शंकर जी हैं जिन्होंने भी जो है वो उस पर पूरा सहयोग करते हैं, बहुत एक्टिव हैं। मिस्टर शुभंकर डे जी हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं। डॉक्टर श्रद्धा शुक्ला जिनको मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने भी बहुत इस सब में कार्य किया है। और मिस्टर प्रदीप रजौरिया, इन सब को मैं एक बार कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा एक प्रयत्न किया है, एक स्टार्ट किया है, और आप लोग इसमें अच्छी तरह से इसमें सफलता प्राप्त करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इन सब के लिए आप सबको, इन सब के बाद मैं आप सबको शुभकामनाएं अर्पित करना चाहूँगी कि आप लोग अपनी अच्छी तरह से कार्यशाला ऑर्गेनाइज करें। और अंत में जो जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स, मुझे लगता है 67 काफ़ी अच्छी संख्या है। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इससे एक एकेडमिक जो एक कनेक्शन था, जो क्योंकि कोरोना के कारण थोड़ा सा एक तरह से उसमें एक हल्का सा एक रोक आई थी, वो सब आप लोग फिर से जुड़ सकेंगे और इससे बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और बहुत से ज्ञान, बहुत सी मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आपको, रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हम सबको दिया, आशीर्वाद दिया, हम सभी आभारी हैं इसके लिए आपका। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म श्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और वक्ता भी हैं। सर का जो विषय है आज का, शोध का तात्पर्य एवं उपादेयता, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो रिसर्च स्कॉलरों के लिए, शोध छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं। सर संगीत नाटक अकेडमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ललित कला एवं संगीत विभाग के। सर का साथ प्यार आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहता है। सर प्लीज। बड़ा अच्छा लग रहा है कि 27 साल की अपनी गोविंद की सेवा में 20 साल मुझे अध्यक्षता करने का जो अवसर मिला, जो बीजारोपित भी हुए लोग आज वो शीर्षस्थ विद्वान हैं और ललित कला के उत्कर्ष में बहुत कुछ कलित कर रहे हैं, फलित कर रहे हैं। अभी संकाय प्रमुख पद को सुशोभित करने वाली महोदया नंदिता जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत किया है, पाश्चात्य दृष्टि। हालांकि एकेडमिक वैदुष्य के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सारे विद्वान विचार कर रहे हैं, किंतु उनकी मूलभूत वैविध्य जो अन्य देशों से है उसका भी प्रभाव पड़ता है दूसरे देशों के विद्वानों पर। तो ये जो मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आपने देश भर के श्रेष्ठ विद्वानों को एकत्र किया है, जैसे मुकेश जी हैं, आपके चंडीगढ़ से हैं, प्रविधि पर किया। मैं अपने, मुझे जो मिला है समय और मेरा जो स्वास्थ्य है उसको देखते कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। बाकी आपका उर्वर हृदय जिनका श्रेष्ठ हो, वो फर्टिलाइजर के लिए खाली उर्वरक नहीं कहते, वो सब है। उसमें खुद स्वयं विचारपन पे नई दृष्टि, पुरानी कोई धारणा हो हटे, नई अवधारणा, मतभेद दूर हो, इस दृष्टि से संधान, अनुसंधान, फिर विषय की निर्मित के पहले, जैसे आपने शोध कहा तो शोध है, फिर संशोध है, संशोधन,
परिशोध है। इन सारी दृष्टियों को देखते हुए कुछ शब्दों पर आप ध्यान दें, आपको आनंद भी आएगा और आपके पास जो निहित ज्ञान है उससे आप बहुत कुछ करेंगे। हम आपको उपदेश और ज्ञान नहीं दे रहे, बस हम ध्यान दिला रहे हैं। जैसे तब उसका तात्पर्य जो है उपआदेयता है, हमें इस क्रिया विशेष को संपन्न करने के पश्चात क्या देय था, जो उससे क्या मिला, बाय प्रोडक्ट्स क्या मिले, मेन क्या मिला, लक्ष्य कितना पूरा हुआ, पथ कैसा था, मोड़ कैसे आए और विचारों के जोड़ कैसे आए। मात्र 150 संदर्भ दे देने से उन्होंने ये कहा जिस प्रकार आज हम खाली सूचना पर आधारित, अपर इंडिया एक्सप्रेस 7 बजे जाती है, फलानी ये ट्रेन इस बजे जाती, उससे जाने से ना मेरी यात्रा संपन्न हो जाएगी और न मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। किसी देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था, यह जान से अच्छा है कि उस किस माध्यम से उसने योग्यता प्राप्त की और ऐसे शिखर पर पहुंचा। उसी दृष्टि से सिंहावलोकन और विहंगावलोकन, इन शब्दों को हम समझते हैं कि अवलोकन है, लेकिन दोनों शब्दों में निहित एक बृहद भाव जो है उस पर अगर ध्यान दें तो हम अपनी उड़ान, अपना पथ और पाथेय सब निर्धारित कर पाएंगे। जैसे विहंग माने पक्षी, वह ऊपर उड़ता रहता है, सब देखता है और सब देखने में अपने मतलब के दाल के दाने को देखता है और आके उठा के ले जाता है। सब में से अपनी बात, अपने लक्ष्य को पूरा करना, यह विहंगावलोकन। और सिंह का क्या, सिंह पहले शिकार मारता है तो तुरंत खाना शुरू नहीं कर देता, रख देता है, फिर वो अपना आगे बढ़ता है, देखता है, पलट के देखता है कि मेरे शिकार पर और किसी की दृष्टि तो नहीं। इसलिए प्रथम बिंदु से लेकर अंत तक पीछे पलट पलट के देखते रहना, यह सिंहावलोकन है। यह आपको तारतम्य बिठाएगा, आप तारतम्य बिठा विषय से चूकेंगे नहीं। अब अप्लाइड आर्ट, अप्लाइड आर्ट का लोग सीधे सीधे अर्थ लेते हैं कमर्शियल आर्ट। कमर्शियल आर्ट नहीं, ये अप्लाइड आर्ट मतलब व्यावहारिक व्यवहार में कहां कहां एप्लीकेबल है हमारा आर्ट, अप्लाइड आर्ट ये। वरना वान गॉग और इनकी पेंटिंग है, दाविंची की पेंटिंग है, वो बाजारू नहीं है, लेकिन बाजार में अरबों रुपए कीमत है। इसलिए आज व्यापारी भी उससे अपना हित साधन करते हैं। इसीलिए मोनालिसा व्यापारिक वस्तु नहीं, वह ललितात्मक आदर्श है, तत्व है, महत्व है। एक उसकी मुस्कान पर कितनी कितनी थीसिस लिखी गई। दूसरा, आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, आपका विषय जो है, लक्ष्य है शोध का, वह तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी के लिए है, ऐतिहासिक दृष्टि है उसकी। क्या सर्वेक्षण कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, क्या दृष्टि है आपकी। फिर उसका सिनॉप्सिस आप बनाएंगे तो किन किन भागों पर प्राथमिकता किसको देंगे, पहले चैप्टर से फिर दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर उत्कर्ष आरोहण हमारा हो रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी बात है, बड़ी से बड़ी बात है, जिसको एक साथ कहने में हम भटक सकते हैं, तो उसको समास कर लेते हैं। और एक छोटी चीज की बृहद व्याख्या को कहते हैं व्यास। तो समास और व्यास का क्या रहे, क्लिनिकल टाइप एक्सपेरिमेंट अगर है, प्रयोग धर्मी है। पोर्ट्रेचर में क्या है, आप रेखा, स्केचिंग और ड्राइंग में क्या अंतर है। एक वर्णमाला है तो दूसरा व्याकरण है। और फिर पेंटिंग क्रियात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तुलनात्मक दृष्टि से। उसी प्रकार शास्त्र और प्रयोग धर्म में, संगीत में देखिए, नाट्य में देखिए, सर्व जो आप दे रहे हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दे रहे हैं, उसकी संपुष्टि हो रही है नहीं, विश्लेषण कर रहे हैं, फिर संश्लेषण हो रहा है कि नहीं, संश्लेषण का विश्लेषण, विश्लेषण का संश्लेषण, या उभय पक्षीय, वरना हम उससे परिणाम नहीं ले पाएंगे। अप्रकाशित को आलोकित करना, मूल ग्रंथ कहीं छिपा है तो आपने उसको कर दिया, लेकिन मूल ग्रंथ के उसमें एक छोटा सा संदर्भ दूंगा। बड़ा ही चर्चित
विवादित भी कह लीजिए प्रसंग तुलसीदास जी महाराज के ऊपर किया जाता है। सकल ताड़ना के अधिकारी, दो लोग हमारे शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बड़ी बात हुई, गलत सही सब होता है, लेकिन एक शब्द के अर्थ को न समझ पाने से इतना विवाद खड़ा हो गया कि संवाद की स्थिति नहीं है। ध्यान दें, स्वयं मेरे कहे को स्वयं स्वीकार न कर ले, आपको यदि स्वयं समझ में आए तब आप उसको देखें। अब वर्णानाम, अर्थसंज्ञानाम, रसानाम, छंदसाम अपि, इतना कुछ तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तो उनको शब्द का संकोच नहीं था। आप ये बताएं, अदालत में, न्यायालय में अलग 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 न्यायाधिकारी जो होते हैं, दंडाधिकारी, उनकी सीमा क्षेत्र, ये यहाँ तक की सजा दे सकते हैं, ये यहाँ की सजा दे सकते हैं, ये यहाँ तक की, इसीलिए वो दंडाधिकारी कहे जाते हैं। दंडाधिकारी सजा देता है कि सजा पाता है, उसको अधिकारी के पद से हट के तब वो सजा का पात्र होगा, अधिकारी नहीं। वो तुलसीदास जी महाराज ने लोग गिरन नहीं रखते। और मैं आप रामचरितमानस की कथा नहीं कर रहा हूँ, एक शब्द के इधर उधर हो जाने से कितना बड़ा संकट खड़ा होता है, इसका उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो उल्लेख किया है, ये सब ये लोग सजा दे सकते हैं, उनको नैसर्गिक अधिकार है। एक बार गांव देहात अगर आप तय कर ले कि मैं देश में अनाज नहीं पैदा करूंगा तो भूखा मर जाएगा, वो अधिकारी हैं उसके, ये दंड आपको दे सकते हैं। माता आपको 25 साल 50 साल बताती है कि आप मुझे रास्ते में मिले थे या मेरे ही पुत्र हैं, ये उसका अधिकार है, कोई निर्णय नहीं कर। अधिकार शब्द है, पात्र नहीं। पर हाथ पीटेंगे आपको चोट लगेगी, वो उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता है और उसका अधिकार क्षेत्र है। पंडित जी पालागी नहीं कहते, सब हमारे आवश्यक है, उनके नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन एक शब्द के कारण इतना बड़ा विवाद और सब कुछ खड़ा होता है। तो अपनी दृष्टि स्पष्ट करनी चाहिए कि ये पात्र के लिए ये सब ताड़न पावनहारी है, ये सब ताड़न के अधिकारी है। अधिकारी दंड देता है, अधिकारी दंड पाता नहीं। इसी प्रकार हम अगर देखें तो हम जो शोध है उसमें तात्पर्य जब ध्यान देंगे तब वो बोध की दिशा आगे करेगा, अन्यथा क्रोध आएगा, बोध नहीं होगा, शोधन नहीं हो पाएगा। शोध परिष्कार, निरंतर परिष्कार करते करते आप साकार करें कुछ नए अर्थ को, उसीलिए तब यह आपका अनुसंधान है। संधान ज्ञानवर्धक होना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए जो आप अनुसंधान कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं और आगे आपके चरण बढ़ रहे हैं और ज्ञान का आचरण स्पष्ट हो रहा है, आपकी बुद्धि का संस्करण हो रहा है, इसीलिए अनुसंधान है। अब आप करें तब उसका उपयोग हो सके। फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलानी किताब के पृष्ठ संख्या इतने पर यह कहा गया है, इसलिए से आप क्या कह रहे हैं उस पर, आपको क्या लग रहा है, इन्होंने कहा है तो ठीक कहा है कि नहीं, मेरी भी है दृष्टि। अगर आप कहें यही हो सकता है तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहें यह भी हो सकता है तो आदमी ध्यान देगा। तो उस दृष्टि से हिस्टोरिकल है, कंपैरेटिव स्टडी है और संदर्भ की संपुष्टि करेंगे, विश्लेषण है, संश्लेषण है और संशोधन परिशोधन, ये सब करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वह उपादेय होगा। खाली खंडन मंडन से काम नहीं चलेगा। मीमांसा, विवेचना, व्याख्या और जैसे आप दूसरा शब्द आप ले लें टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशन, इनको प्राय क्रिटिसिज्म, अप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म। आप समीक्षा और आलोचना, आलोचना और समीक्षा में मूलभूत अंतर है। उसी तरह से पारिभाषिक शब्दावली मात्र कह देने से काम नहीं चलेगा, यह टर्मिनोलॉजी है। आप ड्राइविंग के फील्ड में मूलतया कोई जो जहां पर ड्राइविंग उसको ड्राइव करता है वह शब्द अलग है और इसका प्रयोग ईडीएम के तौर पर ऐसे भी होता है कि इस ड्राइविंग स्विचिंग ये कमेटी कौन है, कौन निर्णय लेगा, कौन संचालित करेगा, संचालन के क्षेत्र में संयोजन, प्रयोजन, आयोजन, नियोजन, इन शब्दों के उपसर्ग मतलब उनका अर्थ संसार दूसरा भी रहता है।
अब आप 64 कलाओं में से पदार्थ घटता जाए और तत्वार्थ बढ़ता जाए। आपने 2 लाइन की कविता पढ़ी है, कुछ बातों का बाहर निकाल फेंकना गजब हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैं शायरी नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान दें। अगर वो अच्छा लगा तो किस चीज से अच्छा लगा, कोई पदार्थ गया, क्या हुआ, कुछ तो लगा नहीं। कुछ बातों का बाहर निकाल फेंकना गजब हो गया, अरे मैंने फेंक के निजात पाई, वहां अदब हो गया। तो अब सुनने वाला वाह 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 कर, तो गया क्या, कुछ लगा नहीं। उसी तरह से 5 ललित कलाएं जिसमें पदार्थ नहीं होता, तत्वार्थ होता है, वह समर्थ होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता आपको आनंदित करने में। उस दृष्टि से सुंदर देख के, आप सुंदर आपको देख के आकर्षण खींच के छोड़ देता है, सुंदर खींच कर जोड़ लेता है। तो जुड़ाव वाले तत्व कितने हैं, कौन आपको खींच ले रहा है, आनंद से सींच ले रहा है और छोड़ नहीं दे रहा है, जोड़ ले रहा है। यह जोड़ने वाले जो तत्व हैं वो आपको उस आह वाह के थाह से दूर राह दिखाएंगे जो कला का तत्वार्थ होता है। उस दृष्टि से मीमांसा शब्द क्या है, विवेचना क्या है, व्याख्या क्या है, तो डेफिनेट करना किसी अर्थ को, निश्चित धरातल पर आगे पहुंचना, डिफाइन करना, वो डेफिनेशन काम करता है। और उस क्षेत्र में प्रयुक्त और शब्दावली जो है वस्तुगत और प्रयोगगत, वो आपकी टर्मिनोलॉजी, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं, विच रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। उस दृष्टि से, सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से, और आपने जो विषय लिया है उसका क्या, अभी मैडम ने बताया कि हम खाली पाश्चात्य में ऐसा ऐसा हुआ, स्वागत है जैसा जैसा हुआ, लेकिन अपनी भारतीय दृष्टि और परिप्रेक्ष्य, लाभ और शुभ, शुभ और लाभ मात्र बही खाते में लिखने के लिए नहीं, मृत्यु का लाभ होने लगे तो कितना शुभ होगा। इस दृष्टि से हमको अनुसंधान या शोध की दृष्टि में आपका तात्पर्य क्या है, आपका प्रयास कितना उपादेय हुआ, यह जब दृष्टि रखेंगे तो हमारी, कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला, पीएचडी की पूरी शोध प्रबंध, पीएचडी आया उस पर लिखा था फलाने विषय पर यह तत्व होगा, पीएचडी, पीएच एक साथ फिलोसफी के लिए नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो यह संकट जो है वह दूर हो जाए, हम प्रत्येक शब्दों के अर्थ को, और अर्थ आगे बढ़ने के लिए कितना समर्थ है हमारे अनुसंधान, हमारे शोध प्रबंध में प्रबंध है, प्रमाने प्रकृष्ट रूपेण ऊपर उठना। तो यह वास्तु, मूर्ति, चित्र, काव्य और संगीत, यह 5 ललित कलाएं पंचामृत हैं, उनकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, समीक्षा और आलोचना इत्यादि की। इसलिए वह विवेचित करते समय हम अपने तात्पर्य को न भूलें, और यह इस क्रिया विशेष से, हमारे प्रयास से, दूसरों को पढ़कर, जोड़कर, अपने लक्ष्य की ओर मोड़कर, अज्ञान को छोड़कर हम कितना उस विषय में आगे बढ़े, और हमने क्या पाया, क्या निकाला, क्या देय मुझे हो गया प्रयास, और क्या उस देय से अर्थ मैंने निकाला, वह हुआ डिप्टी क्रिएशन, उपादेय, आदेय जो है वो आया। तो उसी दृष्टि से हम अपनी दृष्टि अगर लेकर कार्य आगे बढ़ाएंगे तो शोध जो है बोध के साथ, संशोधन भी है, बोधन भी है, और वो जो मैंने बताया कि सिंहावलोकन, विहंगावलोकन, तो व्यावहारिक और व्यावसायिक का अर्थ होना चाहिए एप्लीकेबल। आप अच्छे आपने रेफरेंसेस ले, कहाँ वो एप्लीकेबल है, आपके मत की, आपकी दृष्टि की, आपकी यात्रा की मात्रा को कितना वह स्पष्ट कर रहा है। मात्र उस पर नीचे पाद टिप्पणी से उठा के ग्रंथों का नाम गिना देने से, और कहीं कहीं यह भी होता है कि मौलिक कार्य है, तो मौलिक कार्य में वो संदर्भ कहाँ से देगा, और पता रहा परीक्षक ने कह दिया संदर्भों का अभाव है। अब जो पहली बार वो दृष्टि ला रहा है, खोज रहा है, आपके सामने रख रहा है, तो उसके पहले उस पर काम किसी ने नहीं किया है, तो संदर्भ कहाँ से लाएगा। तो हठवाद नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होता है नहीं है। हमारी यह शोध यात्रा निरंतर शोध परिशोध
के को ध्यान में रखते हुए संधान कहाँ है आपका, और उसको उसके अंतर्गत अनुपालन में अनुसंधान आपका, और उसका तत्वार्थ, उसका फल आपको क्या मिला, वह उपादेय है। इसीलिए शीर्षक रखते समय और शीर्षक के अनुकूल अध्याय के वितरण में, और अध्याय के बाद आपके भीतर छिपा हुआ जो आचार्य और उपाध्याय है, वो कितना अध्येय है, आपका ध्येय क्या है, तब आपको उपादेय प्राप्त होगा। मेरे विचार से बहुत से विद्वान आने वाले हैं, इसलिए मैं खाली ध्यान दिला रहा हूँ। बाकी कार्य तो अन्य जितने भी आपके विद्वान आ रहे हैं वो समर्थ हैं। वो आपको विभिन्न जो प्रोफेसर उषा ने कहा कि अलग अलग जैसे मुकेश जी आ रहे हैं, वो हिंदी के विद्वान हैं, संगीत क्षेत्र में भी गहन अध्ययन है, उसकी विद्वत्ता है, व्यावहारिक गुण है, प्रैक्टिकल थियरी, सब में वो समर्थ हैं। बाकी कभी किया है लोगों ने, तो यह रिसर्च मेथड अब उसका एक मान के कि इस पर खरा लगा कसौटी पर कसता है तो ठीक है, और इससे ज्यादा है तब खराब है, इससे कम है तब खराब है, ऐसा मानक नहीं। हम हिस्टोरिकल कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं, क्लिनिकल साइड भी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं, आलोचनात्मक भी करते हैं, समीक्षात्मक भी करते हैं, और ऐतिहासिक है तो फलाना 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 के सर्वेक्षण परक, सर्वेक्षण मूलक, विश्लेषणात्मक अध्ययन, एक समीक्षा, या ऐसे भी हम टॉपिक देते हैं। तो उसी तरह, लेकिन जहां जहां हमारी क्रिया जुड़ी हुई, जैसे संगीत के क्षेत्र में ये ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षाकार, अनुकार, रंजक, भावुक और रसिक, यह 5 हैं हमारे, यह 5 स्तर है। तो शिक्षक नहीं कहा, शिक्षाकार का, व्यक्ति विशेष, पात्र विशेष की आवश्यकता के अनुकूल शिक्षा की पद्धति ऐसी हम खोजें कि अगले को आ जाए। बदलना पड़ता है मेथड, नर्सरी, किंडरगार्टन, सब उसी प्रकार संगीत में भी जो शिक्षा पद्धतियों का अन्वेषण कर सके, लागू कर सके, वह है शिक्षाकार, शिक्षा को आकार देना। फिर एक होता है अनुकार, कॉपी कर लेगा, अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता। तीसरा है इंटरटेनिंग, रंजक, ऐसा चमत्कृत कर दिया वाह वाह वाह, लेकिन वाह फिर हवा हवा हो जाता। शिक्षाकार, अनुकार, रंजक, फिर आता है भावुक, जो आपको आह के रास्ते पे ले जाता है, और 5वां रसिका अवस्था है। तो हम समझ लीजिए, हम लोग अपने प्रोग्राम में, अपने कार्यक्रम में हम आत्मविज्ञापन कर रहे हैं कि विषय का स्थापन कर रहे हैं। बड़े परंपरा से सीखे हुए संगीत के वहां वो मेरे तो वंशानुक्रम से और गुरु परंपरा से लेके श्रेष्ठ गायक हैं। वो खाली क्षमता नहीं दिखाते हैं कि यह तान मारी मैंने, वो मैं, मुझे सुनो, मुझे देखो, भाव प्रमेण गा रहे हैं, राग स्वर अपने आप सटीक असर करेगा, इसलिए अन्य जगह से वो उनका गाना प्रभावशाली। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वरना होगा व्यक्ति विशेष को मैं ज्यादा वो कह रहा हूँ। मैं अनुकार, रंजक, भावुक, रसिक, ये शिक्षाकार, अनुकार, रंजक, भावुक, रसिक, ये 5 दिए हैं। तो हमें आत्मा अभिव्यक्ति करनी है या आत्मविज्ञापन करना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ दिखाना है, मैं इतनी तेज तान लेना हूँ दिखाना है कि मैं मुझ पर सुर ऐसे प्रभाव पड़ता है और मैं उस प्रभाव में मस्त हूँ, सुनने वाला अपने आप मस्त हो रहा है। तो यह दृष्टि, शास्त्र की दृष्टि और उसके परिणाम और फलश्रुति की सृष्टि में विभेद न हो, कहीं पर अर्थ बोध में हम राह से भटके न, हम लक्ष्य को प्राप्त करें। और इसी का उच्च अध्ययन, अनुसंधान जिस प्रक्रिया के अंतर्गत परिष्करण के द्वारा करते हैं, वह हमारा जो क्रियाक्रम है, संक्रमण है, उच्च स्तर पर जाना है, कॉन्शियसनेस के द्वारा हमको समझना है, समझाना है, वह शोध में शोधन भी है, बोधन भी है। हम सत्व, तत्व, महत्व और स्वत्व, सत्व माने इसेंस, इसे इसेंस ऑफ द एक्सपीरियंस, इस सबको लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम अवश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत में अनुसंधान के अंतर्गत स्वयं आगे हम अपने इस
ज्ञानात्मक वैदुष्य आचरण से आगे बढ़ेंगे और हम उस तात्पर्य को लेके चलेंगे, तब हमारा बोध भी आगे बढ़ेगा और वह सबके लिए और हमारे लिए उपादेय हो सकेगा और मार्गदर्शक हो सकेगा। इन्हीं दृष्टियों से मेरे विचार से विद्वानों के लिए मात्र ध्यान देना पर्याप्त है। आध्यात्मिक उन्होंने अभ्यास किया है, पढ़ा है, गढ़ा है अपने आप को, वह व्यक्ति अपने जीवन के उत्कर्ष पर चोटियों पर चढ़ा है, इसीलिए उनको खाली संकेत करना, उनके ऊपर मढ़ा नहीं जाता, उनको गढ़ा नहीं जाता, वह स्वयं आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं शब्दशः कुछ बातों पर ध्यान दिलाया, जिससे तात्पर्य और उपादेयता आपके शोध का आधार बन सके। भवतु भवतां भव्यम दिव्यम दिव्यम दिव्यम। प्रणाम। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग तो धन्य हो गए सर आपको सुन के। और निश्चित रूप से कितने सहज और सरल रूप से सर आपने शोध प्रवृत्तियों के बारे में बताया सर। हमारे प्रतिभागी और हमारे शोध विद्यार्थी जो निश्चित रूप से इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे सर, और अपने शोध कार्य को और अच्छे तरीके से करने में सफल होंगे सर। थैंक यू सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कुलपति सर जुड़े हैं क्या सर? गौरी सर, मैम? सर चेक कर रहे हैं। नहीं सर, कुलपति सर नहीं जुड़े हुए हैं। ओके मैम, तो आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। ओके, थैंक यू। और कार्यक्रम के अंत में मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं कि अपने अपने वीडियो थोड़ा ऑन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है। और मैं सुबह डे सर से आमंत्रित करता हूं कि धन्यवाद के लिए हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। डे सर। धन्यवाद साजी सर। आज इस उद्घाटन सत्र में ज्ञान की ऐसी धाराएं बही है कि किसी को भी धन्यवाद कहना मेरे लिए बहुत ही दुखद होगा। मैं सबको प्रणाम करूंगा जो विद्वज्जन यहाँ पे जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने ज्ञान की अविरल धारा में से कुछ बूंदे हम लोग का पिपासा पान करवाया, जिससे कि हम लोग और भी उत्कट हो चुके हैं आपके ज्ञान के विषय में जानने के लिए। सबसे पहले मैं आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यशाला को सुसंपन्न करवाने के लिए हम लोग का मार्गदर्शन किया। हमारे संकाय प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी सिंह मैम, बहुत ही अच्छा अपना वक्तव्य को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन्होंने जिस दृष्टि की बात कही, इस दृष्टि पर हम लोग अवश्य इस कार्यशाला के माध्यम से चिंतन करेंगे। हमारे विद्यालय प्रोफेसर राजेश करूँगा सभी को जिसके माध्यम से हम कार्यशाला को आयोजित कर सकें। और संभवतः किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। और अंततः मैं उनको भी, प्रोफेसर राजेश सिंह सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनकी प्रेरणा से हम लोग इस कार्यशाला के माध्यम से विभिन्न विभाग जुड़ रहे हैं, और उनको भी मैं अपना बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। साथ ही अंत में हमारे मुख्य अतिथि और हम सभी के बहुत परम आदरणीय पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य जी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करूंगा। उनके इस ज्ञान रूपी अमृत वर्षा से जिस प्रकार से हम लोग पिछले आधे घंटे से अभिसिंचित हो रहे थे, वह सभी प्रतिभागियों को अवश्य ही महसूस हुआ होगा कि वो साधारण ज्ञान नहीं है, वो बहुत उच्च कोटि का ज्ञान था, जिसके हम लोग कुछ अंश मात्र हम लोग ग्रहण कर पाए हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत प्रणाम करूंगा, बहुत बहुत उनसे आशीर्वाद की कामना करूंगा कि आप हमेशा हमारे विभाग के साथ और हम लोग के साथ जुड़े रहें, जिससे कि हम लोग आपके इस ज्ञान से अभिसिंचित होते रहें।
और मैं सभी शोधार्थियों और जो भी प्रतिभागीगण, कुछ सहायक आचार्यगण जुड़े हैं, मैं उन सबका भी धन्यवाद करूंगा और उन सब के प्रति से भी आपको आचार्य जी को प्रणाम निवेदित करूंगा कि आपने इतना महत्वपूर्ण एक बिंदु पर अपनी जो राय रखी, छोटी-छोटी बातों को कितना गहनता पूर्वक आपने समझाया, एक-एक शब्द का आपने जो महत्व बताया, वो हम सभी के लिए, इस पूरे कार्यशाला के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही महान रहा है। और मैं पुनः सभी को प्रणाम करते हुए सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे साथ इस उत्साह के साथ जुड़े रहे। मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगले 7 दिनों तक इसी प्रकार से वो हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। सभी को पुनः-पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू सर। कल हम लोग फिर 11:30 बजे मिलते हैं सभी लोग। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। कल किसका लेक्चर है वो अनाउंस कर दीजिए एक बार। और कल बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है प्रोफेसर रवि शर्मा जी का, कल 11:30 बजे। और इनका जो विषय होगा तथ्य संकलन के स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट विषय होगा। आप सभी को बहुत इससे लाभ मिलेगा। कल 11:30 बजे हम लोग समय से जुड़ेंगे। थैंक यू सभी को।